तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत ज़्यादा देखो, चैनल का नाम अब बदल दिया गया है, तो नया चैनल का नाम आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं पता तो एक बार फिर देख लो भाई। इंटेलिजेंट एरा नाम रख दिया है। थोड़ा इंटेलिजेंट वाली सोच होनी चाहिए ना। और फिर हो क्या रहा था ना कि चैनल के नाम नहीं मिल पा रहे थे कुछ अच्छे से, तो फिर मैंने सोचा कि अब नाम बदल देना चाहिए और एक फाइनल जो नाम होना चाहिए ना चैनल का, जो हमारे चैनल को बहुत अच्छा डिस्क्राइब करें, तो वो नाम रखना चाहिए इंटेलिजेंट एरा। ठीक है, अपने सब दोस्तों को बता दो कि भाई चैनल ये है, और यहाँ पे आपको उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड और यूपी बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स का सारा सिलेबस और मैथ, केमिस्ट्री, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो के बारे में, जो होने वाली है 2015 के सेट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करा रहे थे, 2015 का जो भी सेट है आपका, उसको सॉल्व करा रहे थे। तो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने करा रखे हैं। अगर नहीं देखी तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट पहले उसे देखो। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 2015 का सेट नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इसमें हम लोग क्वेश्चन आगे के थोड़े सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, मैंने उसका आंसर लिख रखा हुआ है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ना आंसर लिख दिया, ताकि आपको कितना कैसे लिखना है ये भी पता रहे। और अब मैं यहाँ पे इसको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि आपको फोटोन का गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है। 1 नंबर का 6 क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। तो देखो, फोटोन का जो गतिज द्रव्यमान होता है वो m = h/c लैम्डा होता है। ठीक है, जहाँ पे h बराबर प्लांक नियतांक होगा, लैम्डा फोटोन की तरंग दैर्घ्य, जो भी फोटोन है उसका कोई ना कोई तरंग दैर्घ्य होगी अपने पास वो, और c हम फोटोन का वेग कहेंगे। जो फोटोन वेग, प्रकाश क्या होता है भाई, प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है, तो वो फोटोन का वेग होगा, तो इन्हें प्रकाश का वेग कह दो या फोटोन का वेग कह दो। और विराम में फोटोन का द्रव्यमान m = 0 होता है। ये बात नोट करने वाली चीज़ है कि फोटोन का जो गति में द्रव्यमान है वो कुछ ये है और विराम में 0 है। एक ऐसा कण आपको फोटोन ही मिलेगा जिसका विराम में द्रव्यमान अभी आप 0 पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में। तो अब देखो अब ये गति में द्रव्यमान आया है, हमें याद कैसे रहेगा। तो ध्यान से देखो, आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, h/p कह दो या mv कह दो या mc कह दो। ठीक है, चलो, तो h/mc यहाँ पे वेग जो है, यहाँ पे मैंने प्रकाश का मान रखा है। तो अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो यहाँ से मैं m = h/c लैम्डा बोल सकता हूँ। भाई m इधर चला गया क्रॉस में और लैम्डा नीचे आ गया, तो यही द्रव्यमान मैंने किसका बोला, फोटोन का। ठीक है, अब ये फोटोन का द्रव्यमान यहाँ से आया, क्लियर। और विराम में इसका द्रव्यमान 0 होता है, आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। 1 नंबर का है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। केवल 1 नंबर में पूछ रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। तो देखो, नाभिक की बंधन ऊर्जा मैंने लिखी हुई है, किसी भी नाभिक के न्यूक्लियॉन्स। अभी न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूह को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि मान लो ये अपना नाभिक है और ये उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूह को ही न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या होगा, नाभिक है अपने पास, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी वो आपकी बंधन ऊर्जा कहलाएगी। ये मतलब ये कि समझ नहीं आई, ये लोग कह रहे हैं कि ये समझ नहीं आ रही हम लोगों को, तो क्या होता है देखो, अब मैं इसको आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले तो आप नोट कर लो। अब ये बंधन ऊर्जा होती क्या चीज़ आखिर, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पता तो चल गया कि हाँ भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी दूरी पे ले जा रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, अपने पास एक नाभिक था जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए थे। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए वही उसकी बंधन ऊर्जा कहलाएगी। अब ये क्या होता है, इसे समझिए। देखो, आपको पता है कि जब भी हमारा कोई नाभिक बनता है, ठीक है, तो नाभिक का जो भी द्रव्यमान होगा, नाभिक का जो भी द्रव्यमान होगा, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ अलग होगा। मान लो कुछ भी हो द्रव्यमान, इससे अलग होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बात हुई, मान लो मैंने एक नाभिक लिया जिसका द्रव्यमान आया 16 ग्राम। ठीक है, मान लो, भी मान रहे हम लोग, और जब मैंने इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का करा मैंने, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग करा, तो वो क्या आया मेरे पास, कुछ अलग आया, जो कि आया मेरे पास क्या,
आप समझ लो 16.2 ग्राम आ गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या चीज़ हो रही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप द्रव्यमान देख रहे हो 16.2 यानी कि 16.2 ग्राम आ रहा है, और जबकि पूरे नाभिक का 16 ग्राम। तो यहाँ पे पता चला कि भाई 0.2 ग्राम कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको 0.2 ग्राम का क्षति मिल रही है, यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा, ठीक है। नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग करने पे 16.2 ग्राम आ रहा है द्रव्यमान, तो पूरे के पूरे नाभिक का भी तो इतना ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो 16 ग्राम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है ना। तो जब मैंने कमी निकाली तो कमी कैसे निकालूंगा, ठीक है, कमी कैसे निकालूंगा, ऐसे करके 16.2 माइनस का 16, तो 0.2 ग्राम की कमी आई। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, यानी कि नाभिक बनते टाइम पे कोई ना कोई द्रव्यमान क्या हुआ, आपका लूज हो गया, तो उसको हमने द्रव्यमान क्षति नाम दिया। अब इतने ही द्रव्यमान से जुड़ी जो ऊर्जा होगी आइंस्टाइन के अनुसार वो कितनी होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। इतनी ऊर्जा होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर, और यही ऊर्जा इस नाभिक को बनाने में यूज हुई होगी, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई, इतना द्रव्यमान की क्षति हुई और इतनी ऊर्जा निकलेगी, तो यही ऊर्जा इस नाभिक को बना रही होगी। तो अब इस नाभिक को बनने में इतनी ऊर्जा लग रही है, तो इस नाभिक को तोड़ने में भी कम से कम इतनी ऊर्जा ही लगेगी भाई। क्लियर हो रही है भाई? देखो समझो, ऐसा समझो, मान लो मैं किसी चीज को 50 जूल ऊर्जा देके बना रहा हूँ, तो मुझे इतना तो कंफर्म होगा कि कम से कम अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ तो मुझे 50 जूल ऊर्जा देनी होगी, ठीक है। तो यही ऊर्जा आपकी जो हम अब लगाएंगे इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने में, यानी कि नाभिक को तोड़ने में, वही आपकी क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा, वो किसकी, नाभिक की। तो हुआ क्या कि किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए जो मैंने ऊर्जा दी वही उसकी बंधन ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको 1 नंबर के लिए समझा दिया, लेकिन लिख के आपको केवल 1 नंबर में इतना आ जाए, क्योंकि आपसे केवल 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो ये आपको मैंने समझाया कि आखिर होती क्या बंधन ऊर्जा, आती कहाँ से है। अगर नहीं समझ में आया तो पूछना, और बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक व संग्राहक की तुलना में जो आधार है वो अत्यंत पतला क्यों बनाया या रखा जाता है, ठीक है। यानी कि आपको पता होता है कि ट्रांजिस्टर में हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पीएनपी, तो ये उत्सर्जक होता है उसका, ठीक है, और ये होता है आधार, और ये अपना संग्राहक, ठीक है, और ये आधार। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो आधार को हमने इतना पतला क्यों बनाया उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में। तो देखो इसका बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर आपको लिखना है 1 नंबर में वो ये है कि आपको पता है कि उत्सर्जक में उपस्थित बहुसंख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और कोटर, यानी कि अगर आप पीएनपी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होंगे, कोटर होंगे, और अगर एनपीएन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आवेशवाहक आपके कोई भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर में से, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है आपका ट्रांजिस्टर कौन सा है। आधार से होते हुए ही संग्राहक में प्रवेश करते हैं। देखो यहाँ पे उपस्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोटर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जब वो इधर की तरफ जाएगा तो वो आधार से होते हुए तो जाएगा भाई, आधार से होते हुए तो यहाँ आएगा। यदि आधार मोटा होगा तो अधिक मात्रा में उत्सर्जक के बहुसंख्य आवेशवाहक आधार में उपस्थित आवेशवाहक से संयोग कर लेंगे, ठीक है। आप इमेजिन करो कि अगर मान लो मैं इसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इसे इतना बड़ा बना दिया, इमेजिन करो, जैसे आपकी होता नहीं है, तो यहाँ से जो भी हमारा मान लो कोटर गया इधर की तरफ, खाली कोटर, ठीक है, जब वो इधर की तरफ बढ़ेगा संग्राहक में जाने के लिए, तो भैया एन जो है हमारा, एन सिरे पे भी इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एन सिरा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्य आवेशवाहक, और पी पे हमारे कोटर होते हैं। तो जब ये कोटर जैसे ही यहाँ से जाएंगे, बहुत सारे होंगे हमारे कोटर जितने भी, तो यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा इनका संयोग कर लिया जाएगा। भैया इलेक्ट्रॉन को चाहिए क्या, हमें कोटर चाहिए। जैसे ही तुम्हारे कोटर इधर से होते हुए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, इन्होंने एकदम इसके ऊपर झपट्टा मार दिया। तो जितना ज़्यादा मोटा ये होगा उतने ही ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा कोटर जाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन पे झपट्टा मार लेंगे और फिट हो जाएंगे एकदम। तो मुश्किल से 1-2 बचा के कोटर यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहुँचे बचा के 1-2 मुश्किल से। तो जब यहाँ पे आने वाले कोटरों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो संग्राहक धारा भी कम मिलेगी, ठीक है। तो वही लिखा मैंने कि अधिक मात्रा में संयोग कर लेंगे
ठीक है, जिससे अब होगा क्या, संग्राहक में कम संख्या में आवेश वाहक पहुंचेंगे, मतलब यहाँ पे आपके पहुंचने वाले आवेश वाहक बहुत कम हो गए और संग्राहक धारा भी फिर कम प्राप्त होगी। भैया जब आपके आवेश वाहक ही ज़्यादा नहीं है और आप धारा सोच रहे हो बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के संयोग को कम करने के लिए देखो मैं इसे पतला बना दूंगा तो मुश्किल से इसमें कितने होंगे भाई, बहुत कम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पकड़ लेगा, 2-3 पकड़ लेगा। कितने पकड़ लेगा इलेक्ट्रॉन, 2-3। अगर पतला बनाऊंगा तो संयोग कम हो, ठीक है, यानी कि पतला बनेगा तो 2-3 इलेक्ट्रॉन है मुश्किल से पकड़ लेंगे, बाकी निकल जाएंगे अपना फटाफट से। तो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के संयोग को कम करने के लिए, ठीक है, जिससे कि अधिक संग्राहक धारा प्राप्त हो, आधार को हम पतला बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। आप चाहे तो इतनी लाइन भी लिख के आ सकते हैं 1 नंबर में, ये केवल ये वाली ये लाइन, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो फिर 1 नंबर के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने पूरा ही बता दिया ना कि उत्सर्जक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या कोटर आधार से होते हुए संग्राहक में पहुंचेंगे। ठीक है, अब अगर आधार को मोटा रख देंगे तो हमारे आवेश वाहक जो है वो आधार में उपस्थित आवेश वाहकों से क्या कर लेंगे, संयोग कर लेंगे, जिससे बहुत कम संख्या में संग्राहक में हमारे आवेश वाहक पहुंचेंगे और कम संग्राहक धारा मिलेगी। इसलिए भाई हम चाह रहे हैं कि अधिक मात्रा में संग्राहक में आवेश वाहक पहुंचे, तो इसलिए आधार को हम पतला बना देंगे। तो ये पूरा आप लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, और बाकी अगर ये लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, अच्छी बात है। तो अब बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, करोड़पति ने खेल लिया भाई। हम यहाँ पे देखो क्या होगा। देखो 2 धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आपको 2 प्लस के चार्ज दिए जो कि कितने मीटर दूरी पर स्थित है, 0.3 मीटर दूरी पर। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो देते हैं यानी कि जो गिवन है क्वेश्चन में, हम उसको ही लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे होगा सवाल। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। आपको आर दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी 0.3 मीटर, ठीक है, ये दे दिया। और कह रहा है एक दूसरे को इतने के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इनके बीच लगने वाला फोर्स भी दे रखा है 1.6 न्यूटन। देखो दोनों धनावेशित है यानी कि समान प्रकृति के हैं, तो प्रतिकर्षित ही करेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं यदि दोनों आवेशों का योग इतने माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करें। यानी कि दोनों का हमें योग दे रखा है दोनों आवेशों का, तो कह रहा है अलग अलग बताओ कितने होंगे। तो मानना पड़ेगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना आवेश, ऐसे मान लेते हैं, माना 2 धन आवेश Q1, Q2 है। ठीक है, हमने मान लिया। तो एक चीज दे रखी है, दोनों का योग कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो फटाफट से हमने इसको कूलम में चेंज कर लिया। क्या होता है, 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं हम। इतना तो पता ही होगा भाई कि अगर एक माइक्रो को कूलम में चेंज करना है तो 10 की घात -6 से गुणा कर दी। इसे इक्वेशन 1 बना के रख दी हमने। ठीक है, अब देखो ये सवाल में कह रहा है आपको Q1 और Q2 के अलग अलग मान बताने हैं, अगर इतना कुछ दिया हो। ठीक है, पूरा का पूरा सवाल ये है, इतनी चीज़ गिवन है और ये चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो फिर अब हमारा अगला फोकस क्या होगा कि भाई हमें ये दोनों निकालनी है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो इमेजिन करो कि मान लो अपने Q1 आवेश को इधर रखा और इससे Q2 दूरी पे आवेश को, यानी कि 0.3 मीटर दूरी पे आवेश को इधर रख दिया। तो देखो रख दिया। अब हो क्या रहा है भाई, इनके बीच में एक फोर्स भी लग रहा है, और सीधी सी बात है कि अगर आप 2 चार्जों को एक पास में रखोगे तो उनके बीच या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगेगा। यहाँ पे दोनों प्लस के यहाँ प्रतिकर्षण बोल भी रखा है, तो पता चल गया कि दोनों पे लगने वाला फोर्स कितना है। तो मैं क्या काम कर दूंगा, मैं देखता हूँ कि देखते हैं फोर्स ही कितना हो रहा है, देखते हैं। तो हम वही अब कर रहे हैं। Q1 Q2 भी कैसे लेना, मान लो दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, टेक्निक बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब हो क्या रहा है, जब मैं इन दोनों आवेश को रख दूंगा तो बल भी लगेगा और दे भी रखा है भाई, तो वही निकालते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, Q1 व Q2 के मध्य बल। ठीक है, क्वेश्चन के बाद फिर पढ़ा, उसने बोला इतनी दूरी पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें माइक्रोकूलम 2। क्वेश्चन में कोई नहीं कह रहा कि निर्वात में है क्या पे है, तो भाई हम निर्वात के लिए या वायु के लिए करेंगे काम पूरा। ठीक है, तो F = 9 × 10 की घात 9। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R² यानी कि 0.3 का स्क्वायर। तो अभी मैं करता हूँ, 1.6 मान रख दिया मैंने इसका, F का 9 × 10 की घात 9। Q1 Q2 हमें नहीं पता, R² मुझे दे रखा है 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 ऐसे ही रहा, 9 × 10 की घात 9 ऐसे ही रहा,
Q1 Q2 ऐसे ही। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.09, ठीक है, तो इसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं 0.09, ठीक है। और तो कुछ नहीं लिख सकते इधर, 10 की पावर कहाँ से। तो अगर आप थोड़ा फोकस कर रहे होगे तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। नो, इससे मैंने इसे काटा 0.01 बार। आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपका 10⁹ Q1 Q2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻² देखो ये जो पॉइंट है अपना 2 पीछे चला गया तो -2 आ जाएगा। 10 की पावर बनाने में फ़ायदा है ना भाई, 10 की पावर बना के हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो 1.6 = 10 की पावर 9 है और 2 उधर आके 11 हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगी। देखो यार ये घात -2 है, जब भी पावर ऊपर आती है प्लस में हो जाती है, 9 पहले से ही प्लस का है, 2 आके जुड़ जाएगी तो 11 हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास इतना, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं आगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। क्या होगा देखो, ये नीचे जाएगा बटे में 10⁻11, ऊपर आगे फिर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिली Q1 Q2 का मान, मैंने फटाफट से समीकरण 2 बनाया, इक्वेशन 2, ठीक है। देखो क्यों इसके बाद मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता ना, अभी मैंने दिमाग लगाया नहीं था, मैंने कहा चलो बल लग रहा है लगा के देखते हैं। इतना करते साथ ही मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ गया याद में कि यार Q1 Q2 पता है और Q1 + Q2 भी पता चल गया, तो एक फॉर्मूला होता है ना, वो लगा के देखते हैं हम लोग। क्या होता है, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2, ठीक है। इतना होता है इतना क्लियर। चलो करके देखते हैं भाई इतना होता है तो इतनी बात तो क्लियर हो गई हम लोगों को कि कुछ इस तरीके से फॉर्मूला ये होता है। Q1 Q2 मुझे पता है, Q1 + Q2 भी मुझे पता है, ठीक है। तो अब मैं वही सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों देखो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब समीकरण नंबर 1 को गौर फरमाएं और समीकरण नंबर 2 को गौर फरमाएं, तो इनसे मान रखा जा सकता है। समीकरण 1 व 2 का मान रखने का, ठीक है। देखो जब मैं मान रखूंगा तो ये तो अपना खाली एरिया, ये Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तक, मान ही नहीं पता। Q1 + Q2 की जगह मैं सीधा सीधा वैल्यू रख देता हूँ 10 × 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर -4। Q1 Q2 की जगह 1.6 × 10 की पावर -11, ठीक है। ये ऐसे ही छोड़ दिया, 10 का स्क्वायर × 10 की पावर -12, ठीक है भाई। देखो 10 का स्क्वायर 100 और इसकी पावर दुगनी हो जाएगी -12, ठीक है। इसकी इससे जब मैं गुणा करूँगा तो 4 चौक 24, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 16, 6.4 × 10 की पावर -11। अब मैंने जरा थोड़ा और देखा यहाँ पे, मैंने कहा यार एक चीज़ हो सकती है, इसको मैं 64 × 10 की पावर -12 लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख लूँगा तो बहुत फायदा होगा। ध्यान से देखो 10 की पावर -12 दोनों में से कॉमन आ रही है। देखो क्यों करा मैंने, मुझे पता है यहाँ पे -12 है, इधर -11 है, एक पॉइंट पीछे करते ही, इस पॉइंट को पीछे करते ही -12 हो जाएगी, फिर कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, तो इसलिए मैंने ऐसा करा। तो 100 - का 64 बचेगा, ठीक है। देखो इसका 100 और इसका 64, ये दोनों बचा अंदर, अगर मैं 10⁻12 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा आपका, कितना बचेगा भाई, 36 × 10 की पावर -12, घटाने में 36 आएगा, और इधर Q1 - Q2 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। वर्गमूल जब करूँगा, ठीक है, तो ये आएगा Q1 - का Q2 = 6 × 10 की पावर -12, ठीक है। अब देखो हमें Q1 + Q2 पता चल गया, हमें Q1 - Q2 पता चल गया, इक्वेशन 3 बना के रख दीजिए। अब तो मैथ का हलवा सवाल बन गया। Q1 + Q2 पता है, Q1 - Q2 पता है, दोनों समीकरण को एक बार जोड़ दो, एक बार क्या कर दो, जोड़ दो, और जो भी मान आएगा किसी एक में रख देना। तो हम अगला स्टेप यही करेंगे। तो मैं इस सवाल को यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, डायग्राम जो मैंने बनाया था। अब इधर से कर रहे हैं इस सवाल को, ठीक है, इधर भी थोड़ी जगह बचेगी तो कर लेंगे। देखो ऊपर से कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 और 2 को जब मैं जोड़ूंगा, Q1 + Q2 बराबर 10 × 10 की पावर -6
ठीक है। सॉरी ये माइनस का 12 नहीं आ रहा है, माइनस का 6 आएगा क्योंकि मैंने वर्गमूल लिया था। ऐसे ही Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। जब इन दोनों समीकरण को जोड़ूंगा तो आप देखो Q2 से Q2 कैंसिल, 2Q1 बराबर 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, तो Q1 बराबर 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। लो एक वैल्यू तो मिल गई। अब Q1 का मान उठा के समीकरण नंबर कहीं पे भी रख दो, 1 में रख दो, 3 में रख दो, तो 1 में ही रख देते हैं। तो Q1 का मान 1 में, और जब मैं 1 में रखूंगा तो Q2 बराबर मेरे पास 2 गुना CR माइनस का 6 कूलाम आएगा। ठीक है, कूलाम। तो ये आपके दो वैल्यू आएंगे, Q1 का मान 8 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान 2 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 2 माइक्रो कूलाम। देखो जब जोड़ोगे इन दोनों को तो 10 ही आंसर आएगा। तो फटाफट नोट करो इसको, फिर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, फिर दोबारा कोशिश करी जाएगी बताने की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इसमें बोल रखा है आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो, इसका मात्रक और दिशा भी बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने मान लिया कि मान लो, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पहले ना वैद्युत द्विध्रुव समझना जरूरी है। ठीक है, आपने HCl का एक अणु देख रखा है, HCl का, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, H के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ इस तरीके से। चलो अच्छी बात है। तो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर नेगेटिव। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इन पे आवेश कितना कितना, आपने कहा भाई इस पे +1 इस पे -1। मैंने कहा आवेश के परिमाण को बताओ, तो आपने कहा भाई इस पे भी है किस पे भी है। चलो अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों पे आवेश के परिमाण तो एक है, इस पे भी एक आवेश, इस पे भी एक, इस पे प्लस का है और इस पे नेगेटिव है, तो प्रकृति अलग अलग हो रही है। तो इस पूरे के पूरे निकाय को, एक समूह को ही हमने उठा के नाम दिया क्या? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक ऐसा समूह किसी भी चीज का, या एक ऐसा निकाय भी बोल सकते हैं, जो समान परिमाण के आवेशों से मिलकर बना हो लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई HCl में H परमाणु यहाँ है तो Cl परमाणु आपका बहुत दूर। ठीक है, मतलब H दिल्ली में तो Cl मुंबई में, ऐसा नहीं भाई, बहुत दूर हो जाएगी। अब वो इनके बीच की दूरी होगी ना, वो भी बहुत ही कम होगी, बहुत कम। ठीक है, तो हम उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। इन शॉर्ट अगर परिभाषा बोलूं तो एक ऐसा निकाय, ठीक है, जो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना हो। ठीक है, और उनके बीच की दूरी भी बहुत अल्पतम हो, यानी कि बहुत कम हो, उसको वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे आते हैं हम लोग। अब कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है, इसमें से किसी भी एक का आवेश उठा लो। भाई आवेश तो उठाना है, प्रकृति थोड़ी उठानी है तो दोनों पे समान चार्ज, बस इसका प्लस है इसका माइनस। तो किसी भी एक आवेश को उठा लो और उनके बीच की दूरी को, मान लो इनके बीच की दूरी 12 हो गई, इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला किसी एक आवेश, कोई एक आवेश Q है और दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो P = Q × 12। P यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं। मात्रक इसका आपको पता है कूलाम × मीटर हो जाएगा। Q का मात्रक कूलाम और 12 एक दूरी है तो इसका मीटर। अब इसकी दिशा जो है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि कुछ ऐसे, P की दिशा कुछ ऐसे होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो एक डायग्राम भी बना सकते हो इसका, +Q -Q और इनके बीच की दूरी 12। ठीक है, आप चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो। 1 नंबर में आया है तो इतना ही, सॉरी 2 नंबर में आया तो आप पूरा अच्छा कर दोगे तो अच्छी बात है। डायग्राम भी एक सुंदर सुंदर सा बना देना, या तो मैंने बेकार सा बनाया है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 2 के। अब अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अपने सब फ्रेंडों को बताओ और शेयर करो वीडियो को। थैंक यू।